इसमें जो अगला चैप्टर देख रहे हैं वो है स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अब एक व्हीकल ठीक करना है, क्या क्या चीजें जरूरत होगी। जैसे आपने सी लैंग्वेज पढ़ी, आपने जान लिया इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या होते हैं। अब जब जैसे मैंने यहां से बात शुरुआत की कि मैकेनिक साहब को चीज ठीक करनी है, क्या वो केवल और केवल एक चीज से ठीक कर पाएंगे? उनको क्या क्या चीज जरूरत होगी? पाने की जरूरत होगी, रिंच की जरूरत होगी, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी जरूरत होगी जो किसी चीज को ठीक करने में काम आती। या आप इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर अलग अलग अगर आप देखें तो वो अलग अलग तो काम करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में सिनेरियो ऐसा आता है जहां पर इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर एक साथ आपको यूज करने पड़ते हैं। जैसे एक अगर मैं बुक की बात करूं तो एक इस बुक का एक टाइटल होगा, एक ऑथर होंगे, इनके कॉल नंबर होंगे, पब्लिशर होंगे, नंबर ऑफ पेजेस होंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी। ये सारे के सारे अलग अलग डिसिमिलर डेटा टाइप। नंबर ऑफ पेजेस कभी भी इंटीजर के अलावा नहीं हो सकते, आप एबीसी तो नहीं लिख सकते। ये जब आप इससे डील करेंगे और आपके पास मल्टीपल एंटिटीज होंगी जो आप एक साथ लेना चाहेंगे, उसके लिए सी आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रखता है, अलग अलग एक एंटिटी में इन सबको रखने की क्षमता स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करेंगे? पहली चीज, जब हम ऑर्डिनरी वेरिएबल के बारे में बात करते हैं वो एक ही वैल्यू रख सकता है। एरेज की बात करेंगे तो एरेज में एक ही टाइप की सेम डेटा टाइप की वैल्यू आएंगी, कितनी भी आ सकती है लेकिन सेम डेटा टाइप। ये बहुत कामगर है, बहुत इनका उपयोग हम करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हम डिसिमिलर एक और या एक से अधिक डेटा टाइप्स का एक साथ उपयोग करना चाहते हैं। जैसे हम बुक के लिए, जैसे अभी बताया मैंने, बुक का स्टोर करना है, बुक का नाम स्ट्रिंग होगा, इसका प्राइस जो होगा फ्लोट में होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ पेजेस आपके इंटीजर में होंगे। यानी कि अगर आप कहें कि मुझे 3 बुक का इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो क्या तरीके हैं? पहली चीज ये है कि इंडिविजुअल एरेज बना लीजिए, एक नाम स्टोर करने के लिए, एक और इंडिविजुअल एरे बनाइए प्राइस स्टोर करने के लिए, इसको आप कैरेक्टर एरे बना लीजिए, इसको आप बना लीजिए स्टोरिंग प्राइजेस को फ्लोट, और ये नंबर ऑफ पेजेस आप बना देंगे किसके लिए? नंबर ऑफ पेजेस आप इंटीजर बना देंगे। या दूसरा तरीका आपके पास है स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज करिए। इन दोनों को हम एक बाय एक करके हम लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम कि हमने 3 अलग अलग एरेज बना दिए, नाम के लिए, प्राइस के लिए, पेज के लिए। अब आप बोलेंगे कि नाम, प्राइस और नंबर्स 3 बुक के अलग अलग एंटर करिए। जब भी हम एंटर करेंगे तो पहले नाम में %C लेकर एम्परसेंड देना पड़ेगा, स्कैनफ करके ये ले लेंगे नाम, प्राइस ले लेंगे, पेजेस ले लेंगे, और उसके बाद इसी लूप को दोबारा चला के यहाँ पर प्रिंटफ में बगैर %D अगर हम प्रिंट करेंगे %C, %F और %D में, तो ये तीनों चीजें आपकी प्रिंट होगी। इस तरीके से नाम भी प्रिंट हो जाएंगे। अभी हमने नाम केवल ए दिया है इसलिए हमने इसको कैरेक्टर लिया है, अदरवाइज हमको इसको स्ट्रिंग लेना पड़ता है। तो अभी फिलहाल एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। ये आपने एंटर किया और ये आपको दिख गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब चीजें ठीक लग रही है। लेकिन जब आप 3 ग्रुप या 3 बुक्स के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने नाम इस तरीके से लिया, ये एक नाम हो गया, ये 2 नाम हो गया, 3 नाम हो गया, ये प्राइस हो गए, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, ये दोनों अनरिलेटेड हो गए, ये अलग एरे है, ये अलग एरे है, दोनों अनरिलेटेड हो गए। यही से समस्या शुरू होती है जब आप लाइक आइटम्स को अलग अलग बनाते हैं। मुश्किल होता है इसको डील करना। अगर यहां पर देखें तो हम कितने एरेज बना रहे हैं। यहां पर मैंने केवल कहा बुक का नाम, प्राइस, अब पेजेस करनी। कल को आपके पास यूजर आया, बोलता है मुझे पब्लिशर भी दीजिए, मुझे डेट ऑफ परचेज भी दीजिए, तो कितने एरे आपको करने पड़ेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। कितने भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा सकती है, आपको स्टोर करनी पड़ सकती है। इसके लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, बहुत शानदार डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं कहूंगा इसको, ये तो क्योंकि यूजर डिफाइंड है, और ये सी एक डेटा टाइप दे रहा है, तो मैं स्ट्रक्चर को डेटा टाइप की श्रेणी में रखना चाहूंगा। स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा टाइप को ग्रुप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में एक क्षमता है कि वो ग्रुप करता है अलग डेटा टाइप। ये अलग अलग एक से जैसे भी हो सकते हैं, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब एग्जांपल को देखते हैं। हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिए, यहां से स्ट्रक्चर की शुरुआत हो रही है। एक तो मेन के अंदर दे रहे हैं, मेन के बाहर भी दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। मेन के अंदर भी दे सकते हैं, मेन के बाहर भी दे सकते हैं। स्ट्रक्ट देंगे, यहां से शुरुआत हो गई। कंपाइलर को समझ में आएगा कि आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। यहां पर आप स्ट्रक्चर का नाम देंगे। अब इसके अंदर आप कैर, नेम, फ्लोट, प्राइस और इंटीजर पेजेस देंगे। अब ये जो, क्योंकि ये डेटा टाइप हो गया, दिस इज अ डेटा टाइप। इस डेटा टाइप, यहां से यहां तक जो डेटा टाइप है, इसका एक वेरिएबल बना दिया, दूसरा वेरिएबल बना दिया, तीसरा वेरिएबल बना दिया, 3 वेरिएबल बन गए। ये जो 3 वेरिएबल बन गए ना, यही आपका पहली बुक ये हो गई, दूसरी बुक ये हो गई, तीसरी बुक ये हो गई। अब आपसे कहा गया कि आप नाम, प्राइजेस, या आपने कहा यूजर से नाम, प्राइस और नंबर ऑफ बुक्स, इसको एंटर करिए। आपने जब नाम एक्सेस करना है, B1 से नाम करना है, तो आपने कहा B1 डॉट नेम, बस इतना करना है आपको।
जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो एम्परसेंड लगा देंगे, जब प्रिंट करेंगे तो एम्परसेंड हटा देंगे। ये आप जानते हैं स्कैनफ प्रिंटफ में कैसे करते हैं। एम्परसेंड b1 डॉट नेम में पहले बुक का b1 का नाम आ जाएगा, b1 डॉट प्राइस में पहली बुक का प्राइस आ जाएगा और b1 डॉट पेजेस में पहली बुक का के पेजेस आ जाएंगे। यही काम आप b2 के लिए करेंगे, यही काम आप b3 के लिए करेंगे। इस डॉट ऑपरेटर से आप एक्सेस करेंगे एक एक वैल्यू। उसके बाद इसको प्रिंट करना है, सेम वही काम करिए, बस एम्परसेंड हटा दीजिए। b1 डॉट नेम नाम प्रिंट कर देगा, b1 डॉट प्राइस जो आपने प्राइस एंटर किया है पहली बुक का वो प्रिंट कर देगा, और b1 डॉट पेजेस इस तीसरे का मतलब पहले ही का तीसरा आइटम जो कि पेज है वो प्रिंट कर। लाइकवाइज b2 और b3 के लिए होगा। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो सेम चीज आएगी, बुक का नाम, प्राइस और नंबर ऑफ पेजेस, और वो जो एंटर किया है उसको आप दिखा भी देंगे। दो फंडामेंटल एस्पेक्ट आप देख रहे हैं इसमें, एक इस प्रोग्राम में, एक तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रक्चर को और आप एक्सेस कर रहे हैं स्ट्रक्चर के एलिमेंट को। सबसे पहले डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहां पर स्ट्रक्ट आपने लिखा, इससे पता चल गया कि स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का नाम देना पड़ता है, जो नाम आपके मन में हो आप दे दीजिए। बुक है तो बुक का नाम दे दीजिए। अंदर आपने 3 डेटा टाइप बनाए, कैर, फ्लोट और इंट। तीनों का आप सेमीकोलन से आपने एंड किया। स्ट्रक्चर को बंद किया ब्रेस से, यहां शुरुआत की, यहां बंद किया और यहां पर सेमीकोलन लगा दी। यहां पर जो नया डेटा टाइप आपने बनाया वो है स्ट्रक्ट बुक। हर एक वेरिएबल जो होगा वो अब इस टाइप का होगा। किस टाइप का? इस टाइप का। और हर वेरिएबल के पास जो इसका बनेगा उसके पास 3 चीजें होगी, नाम, प्राइस और पेजेस। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्ट हो गया, स्ट्रक्चर का नाम हो गया, ब्रेस अंदर देंगे और सेमीकोलन से बंद करेंगे। ये स्ट्रक्चर एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे बहुत सारे आ सकते। अब एक बार आपने स्ट्रक्चर डेटा टाइप बना दिया तो क्योंकि डेटा टाइप है, जैसे आप इंटीजर डेटा टाइप बनाते हैं उसके वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे इंट एक्स करते हैं ना, एक्स वेरिएबल बन गया जो डेटा टाइप है इंटीजर। इसी तरीके से b1, b2, b3 3 आपने बुक बनाई और इसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट बुक। ये क्या करेगा, मेमोरी में b1 के लिए जगह, b2 के लिए जगह, b3 के लिए जगह। तो अगर इसकी जगह ढूंढी जाए, जैसे अगर कैरेक्टर की बात की जाए, आपने कैरेक्टर दिया, इंट दिया और फ्लोट दिया। पहले फ्लोट दिया फिर इंट दिया। मान लीजिए कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, इंटीजर आपका 2 बाइट लेता है। 4 + 2 + 1 कितना हुआ? 7 बाइट। तो ये b1 के लिए 7 बाइट रख देगा, है ना। मतलब 7 बाइट एक नाम के लिए, 2 प्राइस के लिए और 2 पेजेस के लिए। ये जो सारे के सारे बाइट्स होंगे वो एडजेसेंट या कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होंगे। हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन को, स्ट्रक्चर टाइप को, डिक्लेरेशन जो स्ट्रक्चर टाइप का है और स्ट्रक्चर वेरिएबल एक साथ एक स्टेटमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर आपने स्ट्रक्ट लिया, यहाँ पर बुक दिया, स्ट्रक्चर का नाम, अंदर ये 3 आपने डेटा टाइप बनाए। अब आप यहाँ पर स्ट्रक्ट बुक करके यहीं पर इसी जगह पर b1, b2, b3 एक साथ कर सकते हैं, यहीं पे कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि इसको हटा दीजिए, इस b1, b2, b3 को उठा के यहाँ लगा दीजिए, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये भी तरीका है। ये जो तरीका है वो ये लाइन कह रही है कि आप कंबाइन कर रहे हैं डिक्लेरेशन और साथ में एरे वेरिएबल, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक ही स्टेट। और भी एक काम कर सकते हैं, आप स्ट्रक्ट दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर तीनों को देके आप सीधा b1, b2, b3 भी कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल। प्राइमरी वेरिएबल और एरे की तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं जब वो डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे एरे करते हैं। अब हम प्रॉपर नाम पे आते हैं, क्योंकि हम अभी तक कैरेक्टर ले रहे थे एक कैरेक्टर, क्योंकि नाम हमेशा एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, तो इसलिए हम इसको कैरेक्टर एरे बना रहे हैं। हमने क्या कहा कि स्ट्रक्ट बुक लिया, b1 को, यहाँ b1 है, b2 हम 2 लेना चाहते हैं। b1 को इनिशियलाइज किया, हमने पहले नाम दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू मतलब प्राइस दिया और यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस दिए। यही हमने b2 के लिए। अब हमने जब डिक्लेयर किया स्ट्रक्चर टाइप को तो कुछ चीजें आती हैं। जो क्लोजिंग ब्रेस है स्ट्रक्चर का, उसमें सेमीकोलन देखेंगे आप। जब स्ट्रक्चर शुरू किया और एंड किया ना, यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। जो स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेरेशन है ये अभी बता नहीं रहा है कंपाइलर को कि आप जगह रिजर्व करिए। स्ट्रक्चर केवल आपका एक फॉर्म बनाता है। अभी स्ट्रक्चर ये नहीं कहता है कि मेमोरी में जगह रख दी। जो स्ट्रक्चर टाइप है वो हमेशा सोर्स कोड फाइल के स्टार्टिंग में दिए जाते हैं, इससे पहले कि कोई वेरिएबल आप डिफाइन करें। अगर बड़ा प्रोग्राम है तो इसको हेडर फाइल में रख दिया जाता है, और फिर क्योंकि आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो हैश इंक्लूड से इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है अपने फाइल। अब एक्सेस कैसे करेंगे स्ट्रक्चर एलिमेंट को? एक बार आपने स्ट्रक्चर टाइप डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब हम देखते हैं कैसे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। एरे को, ये जो भी आप बनाएंगे यहाँ पे, एरे को अगर हमको एक्सेस करना है तो हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे, इसको हम कहते थे सबस्क्रिप्ट। जहां हम स्ट्रक्चर पे आएंगे यहाँ हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डॉट ऑपरेटर। अगर हमने पेजेस बनाए हैं, पेजेस आपके पास एक वेरिएबल आपने बनाया है या एक करिए डेटा टाइप बनाया है स्ट्रक्चर के अंदर, तो b1 डॉट, ये डॉट ऑपरेटर से इसको एक्सेस करेंगे। इसी तरीके से प्राइस के लिए b1 डॉट प्राइस, इसी तरीके से बाकी। और ध्यान रखिएगा कि डॉट हमेशा स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ यूज होता है और ये आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है। ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ये स्ट्रक्चर एलिमेंट यूज होता है। हाउ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टोर कैसे होते हैं, मेमोरी में ढूंढते हैं इनको कैसे होता है। हमने कहा कि एक मेन हमने बनाया,
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बुक बना दिया, नेम प्राइस पेज दिया और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। हमने कहा एक हम बुक बनाएंगे और इसमें B130 और 550 कर दिया। हम इसको या तो प्रिंट कर दें या हम इसको एक्सेस कर लें, लेकिन हमने क्योंकि इनिशियलाइज किया है हम चाहते हैं कि एड्रेस दिखाएं इसका। अगर आप देखेंगे तो एड्रेस दिखाने के लिए हमने एम्परसेंड यूज किया, b1.name, b1.name, b1.price और b1.pages, जो कि ये है। b1.name ये है, b1.price ये है, b1.pages ये है। इसका एड्रेस और इसका एड्रेस हमारी चेष्टा, हमारे जो इस प्रोग्राम का जो ध्येय है वो ये है कि हम इनका एड्रेस दिखाना चाहते हैं। तो एड्रेस दिखाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। आप देखिए इसके बाद ये आया, मतलब 1 बाइट का अंतर। इसके बाद आप यहाँ गए 4 बाइट का अंतर, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक b1.name 1 बाइट ले रहा है क्योंकि कैरेक्टर है, क्योंकि ये फ्लोट है ये 4 बाइट ले रहा है, और क्योंकि ये इंटीजर है ये 2 बाइट ले रहा है। अगर इसके बाद की मेमोरी लोकेशन अगर एक्सेस करना चाहें तो आपको 25 में मिलेगी, मतलब 65525 में मिलेगी। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसको हम एरे की तरह भी यूज कर सकते हैं या एरे में स्ट्रक्चर डाल सकते हैं। अब मैं इसको बताता हूं कैसे। हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को बनाया। तो जब हम वेरिएबल बना सकते हैं और किस तरीके से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं डॉट से। अगर हम यहाँ पर B1, B2, B3 3 बुक के बारे में बात करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। कोई हमारे पास आके कहता है कि नहीं साहब ये 3 बुक नहीं है, मेरे पास तो 1000 बुक है, इसके बारे में बताइए, 100 बुक है मेरे पास, तो हमको कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने पड़ेंगे B1 से लेकर B100 तक। 100 कोई कहता है, 1000 कहे तो बहुत आगे बढ़ जाए। तो इतने वेरिएबल बनाना, फिर हमारा जो मेन एम है वही फेल होने वाला है। हम जब एरे पे आए थे, एरे पे हमने कहा था कि हम इंट ए कर रहे हैं और एक अगर हमको 100 लोगों की एंट्री करनी है ए में तो हमको 100 ए बनाने पड़ेंगे। तो हमने कहा चलिए एरे यूज करते हैं, एरे बनाते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल का नाम होगा एरे का और हम उसको एक्सेस करेंगे एरे से। यहां पर हम जब प्रॉब्लम फंस गए कि हमारे पास 3 बुक की जगह 100 बुक कोई कहने लगा, तो हम इतने सारे वेरिएबल नहीं बनाएंगे, तो हमको एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा। यहाँ एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें देखिए हमने स्ट्रक्ट बुक लिखा, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया और स्ट्रक्चर बनाया और उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने 1, 2 यहाँ पर कंटेंट है और हमने इसको एरे बना दिया। अब ये 100 बुक के लिए होगी। पहली बुक क्या होगी B0, दूसरी बुक क्या होगी B1, ऐसे करते करते B99 तक पहुंच जाएंगे। कितने हो गए? 100 बुक हो गई। 0 से लेकर 99 तक जाएंगे। अब बोलेंगे कि एंटर करिए नाम, प्राइस और पेज। एम्परसेंड BI ये सब्सक्रिप्ट हो गया इसके लिए और डॉट नेम, है ना, कितना आसान हो गया। अब हम एक साथ इस एरे ऑफ स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे एरे में करते थे, स्ट्रक्चर में हम यूज कर रहे हैं इसको। अब आप 0 से 99 तक जाइए, बस BUI डॉट नेम, ये आपका सब्सक्रिप्ट हो गया। कौन सा वेरिएबल है? B1 है, B2 है, B3 है और नाम, प्राइस, पेजेस उसके हिसाब से दिखा दे। ओके, इस तरीके से हम काम करेंगे। अब कुछ इसमें चीजें देखने योग्य है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट बुक B100। अब इसने क्या किया, 100 स्ट्रक्चर जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसकी जगह आपको मिल जाएगी। जो सिंटेक्स हमने यूज किया ताकि रेफरेंस कर सके इस बी को, वो बिल्कुल सेम था जैसे हम इंटीजर कैरेक्टर को करते हैं। जैसे 0, अगर पहली बुक, क्योंकि 0 से शुरू होता है एरे की बात करेंगे तो 0 से शुरू होता है, तो B0.price, ऐसी B1.pages, B3. ये जो नाम हो सकता है। ध्यान रखिएगा जो डेनिस रिची साहब ने चीजें बताई हैं इसमें, इन्होंने कहा कि डिसिमिलर डेटा टाइप्स को हैंडल करना उतना ही आवश्यक है रियल लाइफ जितना कि नॉर्मल हम एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं। तो B1 से B100 तक आप एक साथ 100 बुक को हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने हमको अलाउ किया एरे ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, इसलिए जीनियस साहब है, इनको सलाम करना चाहिए। किसी एरे ऑफ स्ट्रक्चर में जितने भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में होते हैं, यानी इधर उधर नहीं रखे जाते हैं, मेमोरी एक साथ रखे जाते हैं। B0 का नाम, उसके बाद प्राइस, उसका बाद पेज आएगा। यहाँ तक ये एक मेमोरी लोकेशन हो गया। जस्ट इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, B1 का नाम, B1 का प्राइस, B1 का पेज एंड सो ऑन। अब इसको मैं बाद में बात करूंगा, ये जो फॉर्मेट लिंक फ्लोट है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक, ये आप देखेंगे कि ये आप कई कंपाइलर इसको लेते हैं, क्योंकि जब फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर होता है एक, और जो फ्लोटिंग पॉइंट इम्यूलेटर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रन टाइम में जो स्कैनफ है उसमें A to F ये फंक्शन A to F एल्जेब्रिक या अल्फाबेटिक टू फ्लोट, इसके बारे में बात करूंगा। अभी इसको थोड़ा हम छोड़ते हैं। एडिशनल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अब कुछ और अंदर जाते हैं स्ट्रक्चर में, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। जो वैल्यू है स्ट्रक्चर वेरिएबल की वो आप दूसरे स्ट्रक्चर को असाइन कर सकते हैं अगर वो सेम टाइप है। जरूरी नहीं है कि कॉपी करें स्ट्रक्चर एलिमेंट को पीस बाय पीस, इसलिए हम असाइनमेंट यूज करेंगे। एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर आपने बनाया एम्प्लॉय, इसमें नाम है, एज है, सैलरी। यहाँ पर आपने क्या किया
कि इस को इनिशियलाइज कर दिया E1 को, मतलब एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्चर वेरिएबल। अब आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपका पीस बाय पीस कॉपी है, एक एक करके आपने स्ट्रिंग कॉपी किया, E2 में करना चाह रहे हैं तो E1.संजय को या E1.name को आपने E2.name में कॉपी किया, तो E1.name को E2.name में कॉपी किया। अब क्योंकि स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए strcpy फंक्शन यूज करना पड़ता है, जो फ्लोट है और जो इंटीजर है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो E1.age E2.age में चला गया, E1.age E1.salary E2.salary में चला गया। आप कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो एक साथ करना चाहता हूं, तो आप डायरेक्ट E2 का सामान उठाइए E3 में डाल दीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। अब अगर आप E1 E2 E3 का प्रिंट करेंगे आपको संजय साहब 30 और 5500.50 ही दिखाई देगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कॉपी करने की एबिलिटी है बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि आप डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं। हम पीस बाय पीस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इधर से उधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचिए अगर ये असाइनमेंट ना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्ट्रक्चर है इसको हम नेस्ट भी कर सकते हैं, इससे हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। अब देखिए आपने स्ट्रक्चर एड्रेस बनाया, अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनाइए एम्प्लॉय, उसमें नाम देंगे और उसके अंदर ये एड्रेस, ये जो स्ट्रक्चर है वो हम यहां दे रहे हैं। यानी कि आपने कहा कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा और एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर इस स्ट्रक्चर को रख दूं। ये बिल्कुल ही जायज है, इसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब जब हम इस एम्प्लॉय का इनिशियलाइजेशन करेंगे तो पहले हम नाम देंगे, उसके बाद फोन नंबर, सिटी, पिन। देखिए ये फोन नंबर है, सिटी है, पिन है। प्रिंट करना है आपको तो सीधा E.name कर सकते हैं। और जब आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो आप दो लेवल पे जाएंगे, पहले E लेंगे, E.a करेंगे, फिर E.a.phone करेंगे, E.a.city करेंगे, E.a.pin। देखिए E.a.city E.a.pin ऐसे करेंगे, E.a.phone। तो यहां पर आपका आउटपुट इस तरीके से आएगा। हमने क्या किया, दो लेवल पे गए क्योंकि हमारा नेस्टिंग हो गई ना, एक नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक आ गया, तो बाहर जाने के लिए भी आपको लेवल यूज करना पड़ेगा। तो E.a.pin E.a.city ये आप लेवल पे जा रहे हैं, ऐसे बहुत अंदर तक जा सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मारुति के इंजन में के अंदर जो बोल्ट है उसकी लार्ज में क्वांटिटी में जाएंगे आप, ये थोड़ा सा अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं आप, नेस्टिंग है। किसी भी ऑर्डिनरी वेरिएबल की तरह आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी फंक्शन में पास कर सकते हैं। उसको या तो आप इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट भेज दीजिए या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भेज दीजिए, दोनों अप्रोच बताता हूं मैं आपको। ये तरीका है इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एलिमेंट को भेजने का। आपने यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया, 3 यहाँ पर इसके अंदर डेटा टाइप्स बना दिए, अलग अलग कंटेंट बना दिए। आपने कहा कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डिस्प्ले, मैं एक एक करके इसमें आइटम डालूंगा। B1 का मैंने इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल बना के, स्ट्रक्चर वेरिएबल, लेट अस सी YP के यशवंत कानितकर साहब 11011। तो हम B1.name डिस्प्ले में फंक्शन में डालेंगे, ये B1.author, ये B1.callNumber, मतलब पीस वाइज हमने भेज दिया। क्योंकि ये स्ट्रिंग है इस पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपका स्ट्रिंग है। देखिए कैरेक्टर एरे है तो कैर स्टार्ट ई में, और ये सिंपल इंटीजर है, ध्यान दें। और इस परसेंटेज डी करके इसको प्रिंट करा दो, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अब जो नाम ऑथर इसका देखिएगा आप, ये हमने एरे दिया हुआ और हम डिस्प्ले कर रहे हैं B1.name B1.author B1.callNumber। और जब हम पास कर रहे हैं तो हम सिंपली बेस एड्रेस पास कर रहे हैं नेम का और ऑथर का, क्योंकि ये एरेज है, राइट। ये मिक्स्ड कॉल है, यहाँ पर ये कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस है क्योंकि यहाँ एड्रेस पास हो रहे हैं, और ये जो पासिंग हो रही है कॉल बाय वैल्यू है, ये कॉल बाय एड्रेस नहीं है। आप ये देखिए कि एक एक करके जब भेजेंगे तो काफी टीडियस हो जाएगा काम, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगी इसमें। तो बेहतर ये रहेगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वेरिएबल आप पास कर दीजिए। इसका प्रोग्राम देखते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, 3 चीजें दी, यहाँ पर 2 ये एरेज है, यहाँ पर एक इंटीजर है। हमने कहा कि इस B1 को उठाइए, B1 को इनिशियलाइज कर दिया, इसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, इसके नाम को, ऑथर को और कॉल नंबर को, और आपने कहा कि डिस्प्ले में हम B1 को पास कर देंगे, इसका एड्रेस पास कर लेंगे। यहाँ पर आप स्ट्रक्ट बुक B में ले लेंगे और B.name B.author B.callNumber से सीधा प्रिंट कर देंगे। कितना आसान हो गया, और कितना आपने देखा या ना तो परसेंट दिख रहा है ना M% दिख रहा है, कितने आसानी से पास हो गया। अब कॉल करना है डिस्प्ले को तो सिंपल इस तरीके से करिए B1, और यहाँ पर अपने जब B1 इनिशियलाइज किया, बस इसको ये जो स्ट्रक्ट बुक B1 किया, आपको केवल इसका, अच्छा एक और चीज इसमें देखिएगा कि हमने जो स्ट्रक्चर है वो बाहर बनाया है मेन के। बाहर बनाने का मतलब ये है कि अब ये जितने भी फंक्शंस इस में होंगे इस प्रोग्राम में, उन सबको ये स्ट्रक्चर नोन हो जाएगा। अब पॉइंटर जिस तरीके से इंटीजर के लिए हो सकता है, पॉइंटर कैरेक्टर के लिए हो सकता है, इस तरीके से पॉइंटर स्ट्रक्चर के लिए भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर। एक प्रोग्राम आपको बताता हूं, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इसको बनाया हमने, 3 चीजें दी। हमने कहा B1 को इनिशियलाइज कर दे। अब हम एक स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर ले रहे हैं, जैसे पॉइंटर, इसको हम स्ट्रक्चर पॉइंटर कह रहे हैं। अब हमने क्या किया, इसका एड्रेस उठाया M%B1 और इस PTR में डाल दिया। अब B1 से अगर एक्सेस करना है इसको, नेम को, तो B1.name B1.author और B1.callNumber, ये तो हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंटर से करना चाहते हैं तो PTR एरो लगाना पड़ेगा। देखिए ये एरो का साइन है, PTR एरो नेम, ऑथर एंड कॉल नंबर, इस तरीके से करना पड़ेगा। बस यही अंतर है। जो पहला प्रिंटफ है वो तो
नॉर्मल था। जो सेकंड प्रिंटफ आप देख रहे हैं वो पिक्यूलियर है क्योंकि इसमें एरो का साइन यूज कर रहा है। नॉर्मल के लिए, नॉर्मल जो है उसमें तो डॉट से एक्सेस करते हैं, जहां आपने पॉइंटर से एक्सेस करना शुरू किया हम एरो से एक्सेस करेंगे। आप देखें कि ये जो b1.name है उसमें ये स्टोर है, b1.author में ये स्टोर है, b1.call नंबर में ये स्टोर है। इस पॉइंटर में आपने इसका एड्रेस ऐसे तो किया था, %b1 ही तो डाला था ptr में, ऐसे तो डाला था। अब जहां पर %b1 है यानी कि 65472 यही एड्रेस ptr में पास हो जाएगा, तो ptr के अंदर क्या आएगा, ये चीज उठ के चली जाएगी। अब आप जब एक्सेस करेंगे तो एरो से करेंगे, इसका एरो ये, इसका एरो ये, इसको एरो ये, ptr एरो लगाएंगे तो चीजें इस तरीके से आएगी। क्या हम एड्रेस नहीं पास कर सकते स्ट्रक्चर वेरिएबल का फंक्शन में? बिल्कुल पास कर सकते हैं। उसका भी एक एग्जांपल देखिए। हमने मेन के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया ताकि ये सारे फंक्शन को नोन हो जाए, क्योंकि ये मेन फंक्शन और डिस्प्ले फंक्शन बाहर अलग अलग है। हम चाहते हैं ये स्ट्रक्चर दोनों को नोन हो। अगर हम ये स्ट्रक्चर इसी के अंदर दे देते मेन के अंदर तो ये केवल इस मेन को नोन होता, डिस्प्ले को नोन नहीं होता, इसलिए हमने ये स्ट्रक्चर बाहर दे दिया। अब हमने इस b1 को इनिशियलाइज कर दिया, एक वेरिएबल बना के स्ट्रक्चर वेरिएबल को नाम दे दिया, ऑथर दे दिया, कॉल नंबर दे दिया। हम b1 का एड्रेस लेंगे %b1 करके और इसको पास कर देंगे इस डिस्प्ले में। अब जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर पॉइंटर लेना पड़ेगा, जो कि पॉइंटर है स्ट्रक्चर पॉइंट, और हम b के साथ कैसे एक्सेस करेंगे, b एरो नेम, b एरो ऑथर और b एरो कॉलम, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी हम एरो यूज कर रहे हैं इसको एक्सेस करने के। जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर बुक, उसको हमने बाहर डिक्लेयर इसलिए किया है क्योंकि दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों एक्सेस करेंगे इसे। एक कोड देखिए, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लिया, बनाया, बल्कि a ch और s। हमने कहा %u यानी कि एड्रेस प्रिंट कराने की कोशिश की। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया e बनाया और e.a, e.ch, e.s। अब देखेंगे कि अगर हम ये TC++ कंपाइलर में रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एड्रेस आएंगे। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है। जो मेमोरी है कैरेक्टर की वो इंटीजर के बाद और फ्लोट की वो कैरेक्टर के बाद। तो 18 ये हो गया इंटीजर, मतलब यहां से शुरू इंटीजर। अब इंटीजर 2 बाइट की जगह लेगा तो यहाँ पर 20 चले जाएंगे, 18 और 20 में 2 का डिफरेंस है। और जब 20 से 21, मतलब जब इसकी तरफ आएंगे तो ये कैरेक्टर 1 की जगह लेगा, तो ये 20 से 21 1 की जगह लेगा। लेकिन हम अगर इस VC++ में इसी को रन कराएं तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि जो आउटपुट है, जो इसमें फ्लोट, ये वाला फ्लोट कैरेक्टर के बाद स्टोर नहीं हो सकता, बल्कि इसमें 3 बाइट का होल आएगा कैरेक्टर के बाद। रीजन क्या है? VC++ 32 बिट कंपाइलर जो है, आजकल तो क्या 64 बिट है, लेकिन इसको समझने के तौर पे समझिए, इसको 64 की तरह आप एलोंगेट कर सकते हैं। 32 बिट कंपाइलर है VC++, तो ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के लिए जनरेट करता है जो कोड है। जो आर्किटेक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का वो इस तरीके से है कि वो एड्रेस के हिसाब से मल्टीपल ऑफ 4 में लेता है। तो VC++ कंपाइलर ये अलाइन करता है हर एक एलिमेंट जो आ रहा है स्ट्रक्चर का उस एड्रेस के हिसाब से जो मल्टीपल 4 है। इसीलिए 3 होल देखेंगे जो कैरेक्टर और फ्लोट के बीच में आएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात। कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत अच्छा एक मेमोरी एरिया का कंट्रोल देते हैं। जैसे अगर हम किसी बूट सेक्टर के कंटेंट को रीड करना चाहते हैं, जैसे हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर में, तो बाइट अरेंजमेंट उन स्ट्रक्चर एलिमेंट का वो मैच करना चाहिए जो अरेंजमेंट है अलग अलग फील्ड जो बूट सेक्टर में है डिस्क। तो ये हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है प्रैग्मा पैक, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो ये आपको देता है। ये डायरेक्टिव आपको समझाता है कि जो अलाइनमेंट हो पैकिंग की, जो आप बीच में होल्स बन रहे हैं ये ना हो। तो ये आप इनके बीच में टर्बो C++, क्योंकि ये कुछ फीचर है इसमें नहीं मिलेंगे, आपको VC++ में जरूर मिलेंगे। कैसे इस डायरेक्टिव को यूज करना है ताकि पैकिंग करें, बीच में होल ना मिले। यहाँ पर हैश प्रैग्मा पैक 1 कर दीजिए और यहाँ पर हैश प्रैग्मा पैक, और फिर आप जब करेंगे तो आप प्रॉपर इसके मेमोरी देखेंगे जो जैसी आनी चाहिए। अब स्ट्रक्चर के यूजेस क्या है, इसके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ यूज होता है। खासतौर पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट ईयर बीटेक या फर्स्ट ईयर BSc IT इन सब में हैं, किसी एक शुरुआत में है, तो आप स्ट्रक्चर से चीजें बनाते हैं क्योंकि डेटाबेस एक बड़ी चीज हो जाती है। तो बहुत सारे इसमें है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। साइज चेंज करना है कर्सर का, कंटेंट स्क्रीन की क्लियर करना है, कर्सर किसी पोजीशन पे ले जाना है, ग्राफिक शेप की आपका एंटर करानी है, मेमोरी साइज चेक करना है, बहुत सारे हैं इसमें, ये सब आपके सामने है। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है, ये तो आपके ऊपर होगा कि आपका एप्लीकेशन क्या उस हिसाब से यूज करें। समराइज करते हैं, स्ट्रक्चर तब हम यूज करते हैं जब हम डिसिमिलर डेटा टुगेदर एक साथ लेना चाहते हैं। टुगेदर मतलब एक साथ लेना चाहते हैं। स्ट्रक्चर एलिमेंट को हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। जब हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं हम एरो का यूज करते हैं। जितने भी एलिमेंट है एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में, उसको हम दूसरे स्ट्रक्चर एलिमेंट को आराम से असाइन कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। हम पास कर सकते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को फंक्शन में, या तो वैल्यू से या एड्रेस, और हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। तो ये बात हुई एरेज की। बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी।